फैसला गुजरात हिमाचल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हमारे साथ दो विशेषज्ञ मेहमान लगातार बने हुए हैं, अदिति फडणीस और राकेश शुक्ला जी, आपका स्वागत है। और हमारे संवाददाता हिमाचल से और गुजरात से अपडेट दे रहे हैं पल पल की। अदिति जी, अगर बात करें अभी तक के ट्रेंड की, लगभग जो है पोस्टल बैलेट वो खत्म हो गए हैं, ईवीएम शुरू हो रहा है, और जो रुझान आ रहा है, जो अलग अलग सोर्सेज से रुझान आ रहा है, उसके मुताबिक हिमाचल में कांटे की टक्कर है। और कांटे की टक्कर में जो गैप है वो उतना ही है जितने निर्दलीय सीटों पर आगे हैं। यानी कि अभी अब तकरीबन 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय आगे हैं, और निर्दलीय माना जा रहा है कि बीजेपी के जो बागी हैं वही है। मेरे ख्याल से कल रात को भी बीजेपी के कई लोग निर्दलीयों, जो पहले बीजेपी के उनके कॉमरेड थे, उनसे संपर्क में थे, और कोशिश यही थी कि अगर जो गलती हो गई, भूल चूक, लेनी देनी माफ़, सब ठीक है, गलती हो गई, लेकिन अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो मेरे ख्याल से वही चीज़ अब दिख रही है कि उससे मतलब क्यों इस तरह से संपर्क था। 5 तो मेरे ख्याल से ज़्यादा है। एग्जिट पोल्स ने 1 से 3 दिया था बागियों को जी। और अगर 5 की संख्या है तो इसका मतलब कि बागियों का एक तरह से वो किंग मेकर हो जाएंगे। जी, हमारे संवाददाता पवन शर्मा के पास क्या अपडेट है, सीधा रुख करते हैं हिमाचल में मौजूद अपने संवाददाता। माना जा रहा है कि उतना ही गैप है फिलहाल के रुझानों में पवन, जितने निर्दलीय आगे हैं, और निर्दलीय ज्यादातर बीजेपी के बागी माने जा रहे हैं। आपके पास क्या अपडेट है? प्रतिबिंब बिल्कुल यही बात है, जो है कांटे की टक्कर है। अभी मैं बताऊं आपको कि पोस्टल बैलेट्स जो हैं, जो है उनकी गिनती पूरी हो गई, उसमें भी कांटे की टक्कर है। जो कांग्रेस है उनको 34 सीटों पे है, जो है उनको बढ़त मिल रही है, और बीजेपी को बराबर इतनी सीटों पे बढ़त है। पोस्टल बैलेट की बात अगर मैं करूं, जो डाक मतपत्र हैं कर्मचारियों के, वो पूरे हो गए हैं, तो वहां कांटे की टक्कर है। और अगर मैं रुझानों की बात करूं ये में, वो भी वही है। बीजेपी जो है 32-33 में आगे है, कांग्रेस 33 पे आगे है, और जैसे आपने कहा कि जो अन्य लोग हैं, जो कि बागी लोग हैं, वो 3 से 4 सीटों पर आगे हैं। तो जाहिर तौर पर यह कांटे की टक्कर होने वाली है। जी हाँ, आनंद माधव हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आनंद जी, लग रहा था कि अच्छी खबर आने वाली है हिमाचल से, लेकिन जो ट्रेंड बदलने शुरू हुए हैं ईवीएम खुलने के बाद, वो अच्छी खबर तो नहीं लग रहे हैं कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश से भी। नमस्कार। ऐसा है कि अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो अपनी लड़ाई लड़ी थी, वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और आगे भी लड़ते रहेंगे। जनता ने अपना फैसला दे दिया है, और अब 2-3 घंटे में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये है कि जिस ढंग से संघीय ढांचे पे प्रहार किया गया इन चुनाव के दौरान, वो एक चिंता का विषय है। ये आप हम सब जानते हैं। लगभग अपरोक्ष रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा कि दोनों जगह एक ही सरकार अगर रहती है तो फिर विकास तेजी से होता है। इसका मतलब स्पष्ट है। उन्होंने छिपे रूप से कहा कि अगर एक सरकार नहीं रहेगी तो हम विकास के राह में रोड़े अटकाएंगे, जो सही नहीं है। तो ये देखना है कि किस तरह से, हालांकि दोनों ने धन, बल, जन और बाकी जो है उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सरकारी संस्थान का जिस ढंग से उपयोग हुआ है वहां पे, इसके बावजूद अभी अभी आप जो दिखा रहे हैं या फिर और इस पोल में दिखाया गया, तो ये बताता है कि जनता ने अपना मन बना लिया है, और उसकी घोषणा कुछ समय के पश्चात इसकी घोषणा स्पष्ट रूप से सब हो जाएगी। राकेश शुक्ला जी, ये बात तो ठीक है कि कहीं ना कहीं अभी बहुत जल्दबाजी होगा इन रुझानों को लेकर कोई कयास लगाना, लेकिन खबर ये भी आ रही है हिमाचल प्रदेश से कि अभी से ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को लामबंद करना शुरू कर दिया है। यानी उनको लग रहा है कि नेक टू नेक फाइट होगी, तो जो है उसके लिए लामबंद अभी से करना अपने उम्मीदवारों को बहुत जरूरी है। मुझे लगता है यदि कांग्रेस की तरफ से ये प्रबंधन किया जा रहा है तो बुद्धिमानी है, क्योंकि दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है। इसके पहले भी कांग्रेस इसी तरह के मुगालते में कई राज्यों में धोखा खा चुकी है, और उसमें सबसे बड़ा
धोखा तो उसके साथ गोवा में हुआ, जिसकी उसको संभावना ही नहीं थी। गोवा में रात भर में ऐसा कुछ खेल हो गया कि जिससे बनती हुई कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी की शपथ ले ली। तो इसलिए लामबंदी तो ठीक है, और ये प्रबंधन मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए, खासकर उन राज्यों में जहां सीटें कम है और सारा खेल 1 या 2 विधायकों के बीच में होता है। जी हाँ, सीधा रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी अखिलेश सुमन का, जो गुजरात से लगातार अपडेट दे रहे हैं। अखिलेश, अभी तक के रुझानों में क्या कुछ और परिवर्तन आया है? देखिए, यह कह सकता हूं मैं कि बीजेपी का जो रुझान है वो थोड़ा सा अभी भी बेहतर है, और अभी पहले से भी ज़्यादा बेहतर है। पिछली बार जब मैंने बताया था तो बीजेपी तकरीबन 120 सीटों पे आ गई थी, अभी बीजेपी तकरीबन 126 सीटों पे आगे है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस थोड़ी देर पहले तक 54 सीटों पे आ गई थी, अभी कांग्रेस 51 सीटों पे आगे है। तो जो अनुमान जो लगाया जा रहा था कि उसी अनुमान के मुताबिक सारे लोग यहाँ गुजरात में जगह जगह तरह तरह के लोगों से मैंने बात की, तो उनका यही कहना था कि कांग्रेस 50 के आसपास सीट पे रहेगी। तो अभी के जो रुझान है उसी बात को कह रहे हैं। लेकिन जो आश्चर्यजनक बात है कि अन्य के बारे में यह सोचा जा रहा था कि अन्य की संख्या थोड़ी बेहतर हो सकती है, क्योंकि गुजरात में भी कई जगह ये माना जा रहा था कि कई जगह रेबेलियन है, कई जगह कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो दूसरी पार्टियों से मिल सकता था, उन्हें नहीं मिला। लेकिन अन्य की संख्या अभी भी मात्र 1 है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की चर्चा करें तो आम आदमी की पार्टी की कुछ देर पहले तक 3 थी और अभी वो बढ़कर 4 हुई है। तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के बारे में यही संभावना व्यक्त की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी सिंगल डिजिट के आसपास रहेगा। कुछ लोग 3-4 के बारे में बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 के बारे में बोल रहे थे। तो वो ट्रेंड जो कह सकते हैं कि अभी जो प्रेडिक्टेड जो लाइन है उसी लाइन पर ट्रेंड चल रहा है। एक जो संभावना यह व्यक्त की जा रही थी प्रतिबिंब की, हार्दिक पटेल जो पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे गुजरात के, और उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पाटीदार आंदोलन के वो कह सकते हैं कि नेता थे और बीजेपी में आ गए, जिसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेकिन अभी जो हार्दिक पटेल के जो ट्रेंड आ रहे हैं, हार्दिक पटेल अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन उसके विपरीत जो कह सकते हैं कि अल्पेश ठाकुर हैं, अल्पेश ठाकुर कह सकते हैं ओबीसी से आते हैं, और अल्पेश ठाकुर के बारे में भी बोला जा रहा था कि वो आगे चल सकते हैं। लेकिन अल्पेश ठाकुर अभी पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से उन्हें चुनौती दी जा रही है जी। लेकिन उसके अलावा जो या तो कहे कि भूपेंद्र पटेल हो या हर्ष संघवी हो, ये सारे लोग अभी आगे चल रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए अभी यहाँ काफ़ी उत्साहवर्धक स्थिति है। कांग्रेस मान के चल रही है कि अंदर अंदर की उनकी सीट जो है 50-60 के आसपास ही रहेगी। जी जी, हमारे साथ मोहित प्रेम शर्मा शिमला से जुड़े हुए हैं, उनके पास हम जाएं उससे पहले एक टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा कि 126 सीटों पर अभी आगे है बीजेपी रुझानों में, और 127 शायद सर्वाधिक सीटें बीजेपी ने जीती हैं। अपने रिकॉर्ड के तो आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही है क्या बीजेपी? हाँ, मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड तो तोड़ ही देगी बीजेपी। हो सकता है कि इससे काफ़ी आगे निकल जाए। अब ये देखना है कि 140-150 जो कयास लगाए जा रहे थे पार्टी शायद ने 1985 में कांग्रेस ने 150 का अंक पार किया था। जी जी। सीधा रुख करते हैं मोहित प्रेम शर्मा जी का, शिमला से जुड़े हुए हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। मोहित जी, अभी तक की स्थिति जो दिख रही थी, जो पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही थी, उसमें तो बहुत नेक टू नेक था। अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि संभवतः कुछ करवट लेती हुई नजर आ रही है ये गिनती बीजेपी की तरफ। आपकी क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल अभी क्योंकि शुरुआती रुझान है और इसमें आगे चलकर अगर हम 1 घंटे के बाद भी देखेंगे तो उलटफेर जो है वो होता रहेगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 12 बजे और 1 बजे के बीच हिमाचल प्रदेश में जो मतगणना है उसके बाद जो है उसकी स्थिति लगभग साफ हो जाएगी कि यहाँ पर सरकार कौन बना रहा है। लेकिन गिनती से अगर हम हटके बात करें तो चुनौतियां अगर बात करें खासतौर पर दोनों के लिए, सबके लिए, जो है हमारे वरिष्ठ सहयोगी बात भी कर रहे हैं, तो चुनौतियां अगर कोई भी सरकार बनाता है तो निश्चित रूप से रहेगी। सबसे पहले कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती, अगर कांग्रेस जीतती है हिमाचल प्रदेश में, अगर सरकार बनाने के लिए तैयार रहती है, तो सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई हमेशा से ये देखी जाए तो मुख्यमंत्री की रहती है। 2012 में जब वीरभद्र सिंह भी, क्योंकि वीरभद्र सिंह का नाम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से ऊपर होता था, जब 2012 में ये बात सामने आई थी कांग्रेस पार्टी में कि वीरभद्र सिंह शायद मुख्यमंत्री ना रहे, उस समय एक वीरभद्र सिंह जो है उनकी एक रैली हुई जिसमें तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे वो उसमें शामिल हुए, एक आध को छोड़ करके।
तो ये एक सीधे तौर पर कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन था। जी, अभी ये वही मसला जो है सामने आ रहा मोहित जी, है। मैं आपको ये- रोकना चाहूंगा और आप चुनौतियों की बात करें। एक चुनौती सबसे बड़ी जो सामने आ रही है, अगर नेक टू नेक फाइट होती है और कुछ सीटों से कांग्रेस पीछे रह जाती है और निर्दलीय 4-5 निर्दलीय जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसको देखकर अभी से ही कांग्रेस ने शायद रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। क्या माना जा रहा है कि वो अपने उम्मीदवारों को लामबंद कर रही है अभी से? क्या है जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ये लामबंद जो है वो कर रही है, और मुझे लगता है कि ये समझदारी वाला काम जो है कांग्रेस की तरफ से जो है किया जा रहा है। लेकिन इस बार मैदान में इंडिपेंडेंट जो है या बागी जो कहें, वो इंडिपेंडेंटली चुनाव जो लड़ रहे हैं, और वो बीजेपी की तरफ से ज्यादा है। करीब 20 से ज्यादा जो है वो बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले या तो विधायक रहे हों या पहले भी जिन्होंने चुनाव लड़ा हो, या सीनियोरिटी के हिसाब से जो है वो आगे हैं। तो वो कोशिश रहेगी, और बीजेपी जो है जो है वो उस पर नजर बनाए हुए, बीजेपी की भी नजर जो है उस पर, कांग्रेस की जो है वो भी नजर है। तो कुल मिलाकर के अभी जिस तरह से मैंने कहा कि रुझान सामने आने शुरू हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे ये जो है वो पलट सकता है। पासा जो है कभी कांग्रेस की कभी बीजेपी की तरफ पलट सकता है। बेहद रोचक है, और ये घड़ी, और खासतौर पर एक घड़ी कहीं ना कहीं थोड़ी टेंस्ड भी है उन लोगों के लिए, जी, खासतौर पर जो इस बार चुनावी मैदान में है, या कहें कि जयराम ठाकुर, क्योंकि इस वक्त वो भी अपने घर पर, आवास पर हैं, टेलीविजन पर नजर गड़ाए बैठे हैं, और ऐसे में वो भी सारा जो है वो पूरा एक आंकड़ा जो है उस पर नजर बनाए हुए वो देख रहे हैं। जी, दूसरी तरफ कांग्रेस के भी जो नेता हैं, जिस तरह से मैं बता रहा था कि वीरभद्र सिंह जो है, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, उनका भी बयान सामने आया है कि वो भी तैयार हैं, और ये भी एक खबर जो है वो सामने आ रही है और मोहित जी, कि हमारे जो संवाददाता वहां पर बने हुए हैं पवन शर्मा, वो लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अभी शायद दोनों दलों के बीच में वेट एंड वॉच वाली स्थिति है और इसीलिए सन्नाटा पसरा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के दफ्तरों में। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है राकेश जी, उसमें बहुत ही जो है नेक टू नेक फाइट है। लेकिन अगर बीजेपी से इतने बागी खड़े नहीं होते तो क्या सिंपल मेजॉरिटी आराम से हासिल कर लेती बीजेपी? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में यदि बगावत की स्थितियां नहीं होती तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी का रास्ता बड़ा आसान रहता है। दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि कर्मचारियों का जब वोट आया है, उस वोट में आप देखिए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को लगभग आसपास ही वोटिंग हुई है। तो यानी कर्मचारियों की जो वोटिंग है वो भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी दल की तरफ एक तरफा नहीं गई है। दूसरा, हमें ये भी देखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो महिलाओं के वोट ऑफ परसेंटेज बढ़े हुए हैं, तो महिलाओं के वोट ऑफ परसेंटेज क्या सत्ताधारी दल के साथ गए हैं, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं? क्योंकि अभी तक का जो देश का ट्रेंड रहा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हर जगह विधानसभा चुनाव में जो महिलाओं का मत बढ़ा है वो मत भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। जी, और पल पल ट्रेंड बदल रहे हैं। पवन शर्मा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पवन, क्या है जानकारी? क्या कुछ और बदलाव रुझानों में नजर आ रहा है? हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव परिणाम है इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अभी की बात अगर मैं आपसे करूं, ट्रेंड्स की बात करूं, तो बीजेपी 32 सीटों पे आगे है, कांग्रेस 33 सीटों पे आगे हैं, और जो अन्य बागियों की बातें हो रही हैं वो 3 सीटों पर आगे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कट टू कट जो है वो चीजें आगे बढ़ रही है। वैसे बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। जहां तक मैं आपको कैंडिडेट्स की बात करूं, मैं कुछ आपको बता देता हूं। सिराज सीट है मंडी में, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां से हैं, वो आगे चल रहे हैं। चेतराम ठाकुर कांग्रेस के वहां से पीछे चल रहे हैं। नादौन सीट है हमीरपुर में, विजय अग्निहोत्री बीजेपी के वहां से पीछे चल रहे हैं, और सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के जो है सीएम कैंडिडेट का दावा भी है, वो आगे चल रहे हैं। हरोली सीट है ऊना जिले में, जहां से कांग्रेस के ये जो मुकेश अग्निहोत्री हैं कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, वो आगे चल रहे हैं। प्रोफेसर राम कुमार वहां से बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। फतेहपुर सीट है कांगड़ा की, वहां से राकेश पठानिया है, कैबिनेट मंत्री भी है हिमाचल प्रदेश में, वो आगे चल रहे हैं। भवानी सिंह पठानिया कांग्रेस के वहां से पीछे चल रहे हैं। शिमला में यहाँ कसुमटी सीट है, वहां के मंत्री कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज जी वो पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के अनिरुद्ध सिंह वो आगे चल रहे हैं। कुटलहड़ सीट है ऊना में, वहां पे मंत्री हैं वीरेंद्र कंवर बीजेपी की तरफ से, इस बार जो है वो पीछे चल रहे हैं वहां पे, और देवेंद्र सिंह भुट्टो कांग्रेस के वहां पे आगे चल रहे हैं।
नाहन सीट है सिरमौर जिले में, वहां पूर्व बीजेपी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर राजीव बिंदल बीजेपी की वो पीछे चल रहे हैं, अजय सोलंकी कांग्रेस के वहां पे आगे चल रहे हैं, पूर्णचंद ठाकुर द्रंग सीट है मंडी में, वो आगे चल रहे हैं बीजेपी के, और कौल सिंह ठाकुर जो कांग्रेस की तरफ से सीएम के कैंडिडेट का दावा भी है, कौल सिंह ठाकुर वो पीछे चल रहे हैं अभी। धर्मपुर सीट है मंडी में, वहां पे रजत ठाकुर हैं बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं, और मंत्री हैं रविंदर सिंह रवि, वो जो है ज्वालामुखी सीट है वो पीछे चल रहे हैं, और संजय रतन कांग्रेस के वहां पे वो आगे चल रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। एक जो आपको मैं सीट बता रहा हूं, ये बंजार सीट है कुल्लू में, वहां पे अभी कांग्रेस के खीमी राम है वो आगे चल रहे हैं, हितेश्वर सिंह जो है वो पीछे चल रहे हैं। मनाली सीट है, वहां पे गोविंद सिंह ठाकुर कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश के, अभी वो पीछे चल रहे हैं शुरुआती ट्रेंड में। भुवनेश्वर गौड़ कांग्रेस के वहां के कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। लंबी फहरिस्त है पवन, है बिलासपुर जिले में, एक लंबी फहरिस्त है, और लगातार जो है आपने कहा कि जो रुझान मिल रहे हैं उसमें पल पल तस्वीर बदल रही है, और अदिति जी यहाँ पर जो जानकारियां मिल रही हैं बहुत ही ज्यादा नजदीकी मामला है। निश्चित रूप से, और मेरे ख्याल से पवन जी को जानकारी देनी चाहिए थी बागी सीटों पर कि जहां पर बागी खड़े हैं उनका क्या हश्र है। तो निर्दलियों की तो उन्होंने जानकारी दी कि 3 सीटों पर निर्दलीय हैं, लेकिन वो बागी हैं या कोई अन्य पक्ष से हैं वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ, उसकी भी जानकारी ले लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही बहुत ही रोचक। और आपने गोवा का उदाहरण दिया ही है कि वहां पर तो जीती हुई बाजी जो है रात बदल गई थी। राकेश जी ने उदाहरण दिया था, एकदम सही है, एकदम देखिए एक बड़ा अच्छा ट्रेंड सामने आ रहा है कि आप अभी कल दिल्ली में जो नगर निगम का चुनाव हुआ उसमें आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की जो विधानसभा है वहां आम आदमी पार्टी हार गई। करेक्ट। अब आप हिमाचल में देखिए कि हिमाचल में जहां जहां मंत्री हैं वो मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पा रहे। करेक्ट। तो आप देखिए कि सीधे सीधे कि सत्ता विरोधी माहौल है, वो चाहे दिल्ली में हो, और मुझे लगता है दिल्ली में यदि सत्ता विरोधी माहौल नहीं होता तो जो आप बिल्कुल नजदीकी की स्थिति में पहुंची है भाजपा और आम आदमी पार्टी, उतनी नजदीकी की स्थितियां नहीं होती जी। आम आदमी पार्टी बहुत आगे होती है और भाजपा बहुत पीछे होती। उसी तरह से जो आप बार बार जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि हिमाचल प्रदेश में स्पष्ट तौर पे ये कहना अभी कठिन है कि भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है, और ये भी कठिन है कि क्या कांग्रेस आगे पूरी तरह से पहुंच के सरकार बना पाएगी। लेकिन यहाँ पर गुजरात की भी बात की, हमने अपने सहयोगी अखिलेश सुमन से अपडेट लिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी का उस तरीके से जिक्र तक नहीं किया, यानी कि वो कहीं कह रहे थे कि शायद त्रिकोणीय मुकाबला वो मुकाबले से बाहर है क्या? मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी गुजरात में उस तरह से उभर के अभी नहीं आई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से कैंपेनिंग होती है, जिस तरह से मुद्दे उठाए जाते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर हस्तक्षेप किया है, और ये एक तरह से फोर्स किया है बाकी जो पार्टियां हैं उनको अपना थोड़ा सा कैंपेनिंग का तरीका बदलने पर। देखिए एक चीज़ गुजरात में जरूर देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वहाँ पे अपना पुराना फार्मूला इस्तेमाल किया गया मुफ्त का, तो गुजरात का मिजाज कुछ अलग है, मुंबई का मिजाज कुछ अलग है, और बाकी राज्यों को मिजाज अलग है। हमारा आप देखिए उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ हम लोगों की आदत पड़ चुकी है थोड़ा सा फोकट वाली मुफ्त वाली चीज़ों का, जबकि गुजरात और मुंबई के लोगों को सुविधाएं चाहिए और वो भी पैसे देके। तो ये पैटर्न मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके लिए गुजरात में नुकसानदायक साबित हो सकता है। गुजरात का जिक्र चल रहा है, अखिलेश सुमन लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, यहाँ पर हमने आपका नाम लिया और कहा कि हमारे सहयोगी ने बीजेपी और कांग्रेस का तो जिक्र किया, रुझानों में क्या स्थिति है, लेकिन अन्य की जब बात हुई तो आम आदमी पार्टी की भी बात हुई, तो क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय कहीं से नहीं है? देखिए निश्चित तौर पे ये त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है पृथ्वी में, ये मुकाबला बेसिकली है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है। जो रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस अभी 20 से 30 के बीच में ही अप स्विंग कर रही है। पहले जिस समय मैं बात कर रहा था उस समय 50 और 55 के बीच में थी, अभी वो कभी 30 और कभी 20 के बीच में आ रही है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी का एक तरफा प्रचंड बहुमत गुजरात में मिल रहा है, और मुझे लगता है कि 127 का जो पुराना रिकॉर्ड था वो बीजेपी तोड़ने जा रही है, और 150 का जो रिकॉर्ड रहा है सबसे ज़्यादा सीट पाने का, मुझे लगता है कि बीजेपी उसके करीब पहुँचेगी।
पहुंचेगी या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा पहुंचेगी। क्योंकि जो मैं भी लगातार लोगों से बात कर रहा था, घूम रहा था, निश्चित तौर पे आम आदमी के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है। और वो आकर्षण इसलिए है कि एक नई पार्टी आई है गुजरात में। हालांकि गुजरात में थर्ड फ्रंट का काफ़ी बोलबाला रहा है। गुजरात, बिहार और जैसे जो कह सकते हैं एंटी कांग्रेस मूवमेंट का भी एक समय गढ़ रहा है, तो क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ भी हस्तक्षेप रहा है बार बार। और उसमें आम आदमी पार्टी ने उस जगह पे एक अपनी जगह बनाई है, जो कह सकते हैं कि कांग्रेस विरोधी या बीजेपी विरोधी जो वोटर है उन वोटरों को आम आदमी पार्टी आकर्षित कर रही है। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी को वह जो स्थान लेने का है, कांग्रेस का स्थान लेने का, अभी गुजरात में समय लगेगा। क्योंकि कांग्रेस का भी एक परंपरागत वोट है, उसका भी अपना व्यापारी वर्ग है, उसका भी अपना किसानों के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो वोटर हैं वो बेसिकली यंग न्यू वोटर्स हैं, वो आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित कर रहे हैं। जो एक और जो अभी खबर मिल रही है कि जितने रेबल्स जो थे, जो बीजेपी के रेबल थे, उन इलाकों में कोई बहुत असर वो नहीं छोड़ रहे हैं, बीजेपी को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा है। हालांकि उन सारी जगहों पे बीजेपी को कह सकते हैं कि बीजेपी के पक्ष में ही मतगणना जा रही है। तो एक कह सकते हैं कि अभी एक बहुत ही कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ स्थिति बीजेपी की गुजरात में बन रही है। और गुजरात के लोग जिस तरीके से कह सकते हैं, चुनौतियां जो है निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए चुनौतियां रहेंगी। क्योंकि गुजरात की जनता जिस तरीके से बीजेपी पे विश्वास करके आगे बढ़ रही है, और जो मामले हैं, समस्याएं कुछ न कुछ रहती हैं। 27 साल का जो एक मूड रहता है। अखिलेश, आप लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं और तमाम नई जानकारियों के साथ हर बार हमसे बात कर रहे हैं। ओम कोटवाल जो हैं आम आदमी पार्टी के नेता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनकी स्थिति जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पास क्या कुछ जानकारी है अपनी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर गुजरात में, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा था जो बार बार कैंपेन में उठाया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, लेकिन उसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओम जी, क्या जानकारी है, आपका प्रदर्शन कैसा चल रहा है? क्योंकि रुझानों में तो आम आदमी पार्टी कुछ ज्यादा करती हुई नजर नहीं आ रही है। नमस्कार। आम आदमी पार्टी आज नेशनल पार्टी बनने जा रही है, ये एक फॉर श्योर थिंग है। और सारे सर्वे कम से कम हमें 20% से ज्यादा वोट शेयर दे रहे हैं। आगे आज तो पता चलेगा कि क्या होने वाला है और जनता ने हम पे कितना विश्वास रखा है। लेकिन एक बात तय है कि आज आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनने जा रही है। और अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये पूरा इलेक्शन भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी था। और नहीं हो पाया है। आम आदमी पार्टी के ये ओम कोटवाल जी, नहीं हो पाया है। अभी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे गुजरात से, और वो जब से गुजरात चुनाव की घोषणा हुई है तब से वो कैंपेन कवर कर रहे थे, तब भी उन्होंने मुद्दों पर बारीक नजर रखी थी, और आज जब मतगणना चल रही है तब भी वो जानकारी दे रहे हैं। और जो बार बार मुफ्त की घोषणाएं की गई थी गुजरात कैंपेन के दौरान भी आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसका असर अभी तक रुझानों में तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अभी ये बहुत ही अर्ली स्टेज है। अभी पूरा दिन बाकी है, 12 साढ़े 12 बजे तक काउंटिंग होने वाली है और आगे पता चलेगा कि कहाँ क्या पहुंचे। लेकिन एक बार एक तरफ से देखा जाए तो आज आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाने वाली है। गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को इतना प्यार दिया है कि देश की सबसे छोटी सी पार्टी ने वर्चुअली एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के सामने अपना प्रदर्शन किया है, अपने मुद्दे रखे हैं। और देखने जाए तो पूरे कैंपेन, अगर आपने देखा हो तो पूरे कैंपेन के अंदर बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में आके, गांधीनगर में आके स्कूलों का इनॉग्रेशन करना पड़े 27 साल बाद, ये अपने आप में ही हमारी जीत है। अपने आप में ही ये मुद्दों की राजनीति की जीत है। तो हम इसी में हमारी एक प्रचंड जीत देखते हैं। और आज जो मत आने वाले हैं उससे हम नेशनल पार्टी बनेंगे और जनता को और एक अच्छा अल्टरनेटिव पेश करेंगे थर्ड फ्रंट के रूप। जी, आपने बातचीत की, समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि यहाँ पर अदिति जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता की एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। एक सबसे नई पार्टी ने देश की, नई दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को चुनौती दी है। चुनौती गुजरात में तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय परिदृश्य में अरविंद केजरीवाल उभर रहे हैं, तो क्या ये पसंद नहीं आया गुजरात के लोगों को? क्योंकि वहां पर कैंपेन में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कैंपेन को कहीं ना कहीं बहुत उठा दिया था और बहुत सारी रैलियां सभाएं की थी, तो कोई नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे, गुजरात के लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए ज्यादा प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या बीजेपी? हो सकता है ये कारण हो, लेकिन दूसरा कारण ये है, मतलब गुजरात में एक पद्धति सी रही है कि जो जीता वही सिकंदर, तो लोग जीत पसंद करते हैं वहाँ पर। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को एक अंडरडॉग की तरह प्रोजेक्ट किया है, वो गुजरात में मेरे ख्याल से वो बात गली नहीं। आने वाले समय में सबसे बड़ी मतलब ये तो गुजरात का तो ट्रेंड साफ दिख रहा है, सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने होगी। कांग्रेस तो खैर जो है सो है, लेकिन सरकार बनाने में और मंत्रिमंडल बनाने में भाजपा को काफ़ी मेरे ख्याल से मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे लोग जीत के आए हैं और हर आदमी ये कहेगा कि हमारी जीत सबसे अच्छी है, हमारी जीत सबसे अप्रत्याशित है जी। तो और जो हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं, उनके अनुसार बीजेपी तकरीबन 120 सीटों पर आगे है, लेकिन जो चुनाव आयोग के द्वारा जानकारी दी जा रही है उसमें शतक पूरा कर चुकी है। 101 सीटों पर बीजेपी गुजरात में फिलहाल आगे चल रही है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस तकरीबन 20 से 22 सीटों पर अभी आगे नजर आ रही है। यह आंकड़ा 34-35 तक पहुंच गया था, 40 तक भी पहुंच गया था कांग्रेस का रुझानों में आगे रहने का, लेकिन वो जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी, अखिलेश सुमन ने, कि ये आंकड़ा कांग्रेस का अब घटता जा रहा है और बीजेपी प्रचंड बहुमत की और कहीं ना कहीं रुझानों में तो नजर आ रही है। राकेश जी, हाँ, मैं दरअसल बात करना चाहूँगा आम आदमी पार्टी के बारे में, जैसे अभी उनके प्रवक्ता भी बोल रहे थे। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात को चुनाव को लेकर एक बड़ा हाइप तैयार किया गया दो तरह से। पहला, मुफ्त देंगे, दूसरा एक छतरी वाला एक एंगल उन्होंने निकाला मनीष सिसोदिया वाला, जब ईडी वाला प्रकरण हुआ तो। और उसके बाद आप देखिए कि गुजरात में लगातार केजरीवाल जी पहुंचे और इन दोनों एंगल को उन्होंने वहां पे फ्लोट किया जी। जैसे ही फ्लोट करने के बाद इधर दिल्ली में नगर निगम चुनाव की घोषणा होती है, तो केजरीवाल जी के सामने अब दो रास्ते थे कि या तो हम दिल्ली संभालें या गुजरात लड़ने जाएं। उनको ये अंदाजा था कि गुजरात लड़ने से हमें कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होना है, लेकिन यदि हम दिल्ली छोड़ देंगे तो हमारे हाथ से एमसीडी चला जाएगा। तो उन्होंने फोकस बदला और गुजरात को छोड़ के वो दिल्ली पे आ गए। तो इसलिए आज आप देखेंगे कि गुजरात में वो मन से चुनाव नहीं लड़े, गुजरात में वो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़े, और दिल्ली में क्योंकि उनको एमसीडी लेना था इसलिए वो दिल्ली में पूरे मन से चुनाव लड़े। क्या दीदी जी अभी बनते हैं कि कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली की, और उनका पहला मकसद एमसीडी पर कब्जा करना था, गुजरात में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना उनका मकसद था भी नहीं? मेरे ख्याल से ये बात सही है, और लेकिन हमें ये भी देखना है कि नेशनल पार्टी की संज्ञा के लिए एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है वोट परसेंटेज का। आपको नेशनली लड़ना पड़ता है और आपको एक कम से कम जी हाँ, हम बता दें कि चुनावों से मतगणना से जुड़ी हुई खबर पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन फिलहाल इंडियन रेवेन्यू सर्विस प्रोबेशनर्स के 75वें बैच के लिए प्राइड एप्रिसिएशन कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंच गए हैं। सीधा लेकर चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर।